Good morning, class 6th. Welcome to all of you to your social studies classes. Okay, so class 6th, we have completed up till chapter number 23, and in this class, that is this particular class, we are going to start a new chapter which is lesson number 24. ठीक है, तो we are going to start a new chapter which is 24th chapter from the unit of governance. Unit 7 governance से हम लोग lesson number 24 शुरू करने वाले हैं and we will study about the government in this क्लास. ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में अपनी सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी सरकार कौन कौन से लेवल्स पे होती है, किस तरीके से बनती है, ठीक है, और उस गवर्नमेंट का रोल क्या होता है. चलो, सो लेट्स डू दिस. टू स्टडी दिस यू शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 160. सो कम टू पेज नंबर 160. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू द इंट्रोडक्शन पार्ट. देखिए आपके बुक में क्या लिखा है. फ्रॉम द वेरी अर्ली एज मैन स्टार्टेड लिविंग इन अ ग्रुप फॉर सिक्योरिटी एंड टू फुलफिल हिज नीड्स. देखिए आप लोगों ने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा एंशियंट हिस्ट्री में. उसमें क्या था कि जो इंसान था, मैन था, वो धीरे धीरे उसने ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया ताकि उसको सेफ्टी फील हो और वो अपने नीड्स को भी फुलफिल कर सके. Gradually, groups came together to make a society. With time, he felt the need for a supreme authority for the smooth functioning of society. To monitor the task of society, laws were made. This is how government came into existence. तो जब धीरे धीरे जब लोग ग्रुप में रहना शुरू कर दिए तो फिर क्या फॉर्मेशन है, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी का, समाज का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, फिर लोगों को ये लगा कि भाई सोसाइटी तो फॉर्म हो गई, अब इसको कौन मैनेज करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, इस पर कौन शासन करेगा, क्योंकि जब इतने सारे लोग होंगे तो सबको लेके चलने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस की फॉर्मेशन की होने की ज़रूरत है, नहीं तो सब कुछ अस्त व्यस्त रहेगा. तो लोगों को लगा कि अब हमें हमारी अथॉरिटी भी हमें चुननी चाहिए और इस तरीके से हमारी सरकार फॉर्म हो जाती है. ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले एंशिएंट मैन ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया. फिर क्या बनी, सोसाइटी बनी, क्लियर. फिर क्या हुआ, फिर उनको ऐसा लगा कि हमें कोई अथॉरिटी चाहिए जो हमें कायदे से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर सके. तो उसके बाद क्या फॉर्म हो गया, गवर्नमेंट. Now let us understand this in the context of your school. Your school has various groups in it. There are teachers, office staffs, peons, sweepers, bus drivers and canteen staff. They cooperate with each other. Behind the smooth functioning of all the groups, there is a higher authority which makes rules, takes decisions, fixes a work schedule for each group, solves problems arising between the groups and looks after the benefits of all the groups involved. आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए. आपके स्कूल में क्या है, आपके स्कूल में अलग अलग लोगों का काम करना, अलग अलग काम उसके लिए दिया गया है. जैसे टीचर्स का काम है पढ़ाना, है ना, आपका काम है पढ़ना. पियॉन्स का काम है आपके जो डेस्क वगैरह होते हैं उनको साफ करना. ठीक है, कैंटीन में जो लोग हैं उनका क्या काम है कि लंच में आपको खाना प्रोवाइड करना. उस तरीके से जो बस ड्राइवर्स, उनका काम है आपको सही समय से स्कूल लाना और सही समय से घर पहुँचाना सेफली. तो जो हमारे स्कूल में आप देख रहे हो एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें जो सेट की गई हैं कि टीचर इस टाइम पे आएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे, बस ड्राइवर इस तरीके से बच्चों को ले आएंगे ले जाएंगे, ये सब सेट ऑफ रूल्स से बने हैं. ठीक है, ये सब जो हाईएस्ट अथॉरिटी है स्कूल की, उसने कुछ रूल्स बनाए हैं ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके जो काम है वो कायदे से कर सके, ईजी वे में. ठीक है, दैट अथॉरिटी इज योर प्रिंसिपल. और वो अथॉरिटी कौन है, हमारे प्रिंसिपल सर है. ठीक है, समटाइम्स द प्रिंसिपल इज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्कूल. और कभी कभार प्रिंसिपल अकेले तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं. तो क्या होता है, प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनके साथ भी कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई सही चीज़ें सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं. जैसे प्रिंसिपल के साथ में आपके कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं ना. In the same way, every community, be it a housing society, a village, city or a nation, requires a group of people to ensure the smooth running of daily life.
द ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो, स्कूल का एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो कि इसी तरीके से जो लोग हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको उनका सही तरीके से संचालन करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल और हाईएस्ट अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो हमारे देश में जो अथॉरिटी है, जो हमारे देश को रेगुलेट करती है, उसको हम लोग अपनी सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो नीड फॉर द गवर्नमेंट, अब इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, नीड फॉर द गवर्नमेंट। अब सरकार बनाने की जरूरत क्यों हुई, आप लोगों ने भी पढ़ा, फिर से एक बार देखिए। एज पॉपुलेशन grew in size, needs became vast, the pattern of government changed all over the world, and instead of the king or the queen, new forms of government came into existence। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हम लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक सरकार की आवश्यकता है जो हमारे कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से लेकर के चले और अच्छे ढंग से काम को करने में हमारी मदद करे। ठीक है, every country needs a government to take decisions and to run the affairs of the country. There may be decisions regarding the providing of water, electricity and houses to the people, or constructing bridges, roads and canals, or setting up of schools, hospitals and factories. तो हर एक कंट्री में, हर एक नेशन में क्या है, सरकार होने की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कंट्री के अफेयर्स जो हैं, जो हमारे देश का जो काम है, लाइक कौन कौन से काम, लोगों को घर प्रोवाइड करना, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ब्रिजेस बनवाना, रोड्स बनवाना, कैनाल्स बनवाना, ठीक है, रेलवे लाइंस बनवाना, ट्रेन्स चलवाना, ये सब काम कौन करेगा? इसलिए ही हमारी सरकार को फ्रेम किया गया। It is also the job of the government to protect the boundaries of the country and to maintain peaceful relations with other countries। और सरकार का ये भी काम है, ये भी दायित्व है सरकार का कि अगर हमारे ऊपर दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के सैनिक अगर आक्रमण कर रहे हैं तो वो हमारे देश को उनसे भी सुरक्षा प्रदान करे। The government is thus needed to ensure that all the need of the citizens of the country are fulfilled and they lead a safe, secure and comfortable life। इसलिए गवर्नमेंट का क्या काम है कि जो भी नागरिक हैं उनकी ज़रूरतों को कायदे से पूरा किया जाए, ताकि नागरिक जो है, सिटीजन जो है, वो एक सेफ, कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ जी सके। चलो, बात है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट पे। फंक्शंस क्या है, काम करती है गवर्नमेंट। चलो, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट में अ वेरी वाइटल रोल इज प्लेड बाय द गवर्नमेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल। हमारे जीवन में जो सरकार का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज अ मदर रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू चिल्ड्रन फाइटिंग ओवर अ टॉय बाय डिसाइडिंग हु वुड गेट द टॉय, द गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जैसे कि एक बच्चा, जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं और मम्मी उनको समझाती है कि भाई ये खिलौने के लिए लड़ते हैं, और मम्मी समझाती है कि ये खिलौना किसको चाहिए, किसको हमें ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसी तरीके से जो सरकार है हमारे देश के भी रिसोर्सेज को लोगों के, मतलब स्टेट्स के बीच में एलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। हियर आर सम फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार का क्या क्या फंक्शंस है, देखिए। द गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, म्यूजियम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पीपल एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, वाटर एक्सेट्रा टू द पीपल। क्लियर? सरकार है हमारी, वो रोड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये सब बनवाती है। और बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब लोगों को कैसे मिलेगा, उसका भी अरेंजमेंट करती है, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। अच्छा, सेकंड क्या है, द गवर्नमेंट रन्स इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक द रेलवेज, बसेस, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, एयरलाइंस एक्सेट्रा। तो टेलीफोन हो गया, एयरलाइन हो गया, एरोप्लेन सर्विस हो गया, रेलवे सर्विस हो गया, ये सब भी बसेस सर्विस सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू पीपल। अब सरकार अस्पताल भी, सरकारी अस्पताल होते हैं ना, उसमें लोग जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं, तो ये भी सरकार का काम है। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। अच्छा, सरकार ही ये निर्णय करती है, डिसीजन लेती है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी है, गरीबी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, ठीक है, और क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सब चीज़ें हमारे देश में ना रहें। It is the job of the government to maintain armed forces to defend the boundaries of the country. It also maintains law and order within the country। अच्छा, सरकार का ही दायित्व है ये
कि हमारे देश पर अगर दुश्मन आक्रमण कर रहा है तो उस दुश्मन से सुरक्षा के लिए आर्मी पर्सोनल को बाउंड्री ऑफ द कंट्री पे उनको तैनात किया जाए ताकि वो हमारे देश को सुरक्षा कर सके। मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पीसफुल रिलेशंस, शांति बना करके रखना हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में भी सरकार का ही काम है। During the times of natural disaster, the government organizes rescue work. It also provides food, shelter and health services to the affected people. तो कभी क्या होता है, जब नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ आ गई, भूखमरी आ गई है ना, सूखा पड़ गया, तो तब क्या होता है, सरकार रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाती है, जो लोग बचाते हैं वैसे लोगों को जो लोग आपदा में फंस गए रहते हैं, और उनको खाना, कपड़ा और मकान वगैरह प्रोवाइड करती है। The government also has to make laws to ensure that all the departments functions smoothly. सरकार का ये भी दायित्व है कि वो ये ध्यान दे कि सारे जो काम किए जा रहे हैं, all the functions जो भी हो रहे हैं वो सब स्मूथली कायदे से हों। चलो, no more. Tax is the revenue money for the government which it collects from the people so that it can pay for public services. तो सरकार जो इतना सारा काम करती है, तो क्या सरकार सारा काम अकेले कर लेगी, अपना पैसा लगा के करेगी? सरकार के पास पैसा कहाँ जाएगा? तो वो हमसे ही पैसा लेती है, और क्या होता है, टैक्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कर कहते हैं। ठीक है, वो हमसे टैक्स लेती है और वही पैसों का इस्तेमाल करके वो ब्रिजेस बनवाती है, रेस्टोरेंट बनवाती है, रेलवे लाइन्स बनवाती है, और फिर उसी से हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। चलो, नो मोर। इधर सेकंड वाले में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा आर पब्लिक प्रॉपर्टी विच आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्स मनी। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जिनका योगदान है, जिनका प्लेस है हिस्ट्री में, लाइक ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया ना, ये सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हिस्ट्री में हम लोग पीछे पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये बनाए गए थे। इनको मेंटेन करके रखना। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि आपका रेलवे हो गया, एरोप्लेन हो गया, है ना, तो सरकार के द्वारा से बसेस वगैरह जो चलाई जाती है, ये सब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। रोड्स, ब्रिजेस, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, और ये सरकार अपने टैक्स के पैसे से ही उसका न्यू करवाती रहती है, उसमें हमेशा सही सलामत करवाती रहती है। किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको रीन्यू करवाती रहती है सरकार। चलो, केस स्टडी में अगर डिसीजन मेकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट। अब सरकार डिसीजन भी बनाती है और लॉ भी इन्फोर्स करती है। ठीक है, कि कानून वगैरह कैसे वो लाएगी, है ना, तो ये चीज़ हम समझते हैं। देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज फॉर इट्स पीपल। तो सरकार का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है कानून बनाना। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री टू फॉलो दीज लॉज। और जो हमारे देश में लोग हैं उनकी ये ड्यूटी है कि ये इन कानून को फॉलो करें, लॉज को फॉलो करें। Although most of the people do so, there may be some people who do not like to follow these laws. In such a case, the government has the power to enforce its decision. तो देखिए, जब सरकार कोई कानून बनाती है नया, तो हमारी तो ये ड्यूटी है कि हम उसको फॉलो करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, तो सरकार उनके ऊपर ये चीज़ एनफोर्स कर देती है, लागू कर देती है कि आपको फॉलो इसको करना ही पड़ेगा। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अबॉलिशिंग द सती रिचुअल। चलो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सती प्रथा को ख़त्म किया गया था हमारे देश से, उस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। Even after the government has made the law, if someone still tries to go ahead with the ritual of sati, then the government can enforce its law by punishing the persons involved in the ritual. देखिए, हमारे देश से सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी अगर कोई पर्सन सती प्रथा को फॉलो करता है, कोई परिवार अगर फॉलो करता है, तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर एनफोर्स कर देगी कि आपने हमारे लॉ को ब्रेक किया, कानून को तोड़ा है, तो आपको सज़ा होगी। अब सज़ा में कुछ भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, The decisions taken by the government are meaningless without enforcement. People can also participate in this law enforcement procedure if they find that a particular law is not being followed properly. Then they can go to the court with evidence and claim that the law is being
वायलेटेड। ठीक है, तो जो सरकार है अगर वो लॉ बना देगी और अगर इन्फोर्स नहीं करेगी लोगों के ऊपर, तो वो तो किताब में रखा रह जाएगा। ठीक है, तो सरकार का काम है ये लॉ को इन्फोर्स करना। और लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें वायलेंट है तो वो कोर्ट में भी जा करके इसके लिए बोल सकते हैं। चलो बात ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है ये जानते हैं। चलो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक सरकार के जो होते हैं वो 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो पहला क्या हो जाएगा, देखो 3 होते हैं। ठीक है, इसे पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर, दूसरा क्या होगा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। चलो तो इसका अब ये क्या होता है, ये 3 चीज हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन ये बोलते क्या है, इनका काम क्या होता है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज। तो सरकार का मेन एक काम क्या है, उसको लॉ फ्रेम करना। दीज लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। The laws control the behavior of the people so that they can cooperate with each other and live in peace and harmony। तो कानून क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोग अभद्रता ना करें, अपनी मनमर्जी ना किसी पर थोपे, उन लॉज के अंडर में रहें और कायदे से काम करें, पीस और हारमोनी हमारे देश में इस्टेब्लिश हो। ठीक है, द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। आवर पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। तो जो लेजिस्लेचर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉज को बनाती है। ठीक है, जो कानून बनाएगी वो क्या हो जाएगी, लेजिस्लेचर। ये हमारे देश में कौन होता है, द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अंडरलाइन करिए, द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। आवर पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। इट मेक्स लॉज that apply to the entire nation. It comprises 2 houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. The members of both these houses are called the member of parliament. तो आपको पता है ना, जो हमारा पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट में हमारे 2 बॉडीज हैं। एक क्या है, राज्यसभा, और ये क्या है, लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, अच्छा, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी। तो देखो लेजिस्लेटिव में क्या पढ़ा, लेजिस्लेचर में जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, जैसे कि पार्लियामेंट, वो होता है लेजिस्लेचर फॉर्म ऑफ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में कितने सभा होती हैं, कितने हाउसेस होते हैं, 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं। और जितने भी मेंबर्स लोकसभा में होते हैं प्लस राज्यसभा में होते हैं, इनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के पार्लियामेंट का फ्रेम करता है। चलो तो ये हो गया।
Besides this, every state has its own legislature for making laws which apply only to that state. A state legislature has a legislative assembly and its members are called members of legislative assemblies. तो ये तो हो गई सेंट्रल अथॉरिटी की बात जो हमारे पूरे देश पर लागू होती है, लेकिन हर एक स्टेट में भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है और वहाँ पर भी मंत्रियों को बनाया जाता है ताकि वो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं MLA। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLA, MLCs। ठीक है, तो जैसे हमारे सेंट्रल में पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरीके से स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव। देखिए अब सेकेंड क्या हो गया, ये तो था फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? The laws made by the legislature are implemented by this body. India's central executive is headed by the president and run by the prime minister with his council of ministers. Similarly, the state executive is headed by the government and run by the chief minister with its council of ministers. तो देखिए अब यहाँ पे लॉ तो बन गया, ठीक है, कानून तो यहाँ बन गया, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, ये इन्फोर्स कौन करेगा? तो वो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं स्टेट के लिए, ठीक है, प्लस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे आपका होम मिनिस्टर हो गया है ना, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, रेल मिनिस्टर हो गया है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गया। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को एनफोर्स करेगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। लेकिन अगर आप स्टेट के लेवल की बात करोगे तो स्टेट लेवल के लेवल पे कौन होता है? गवर्नर प्लस चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, और प्लस आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? तो हमारे स्टेट में जब लॉ फॉर्म होगा और उसको इन्फोर्स करना होगा तो उसको कौन देखेगा? गवर्नर प्लस चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, जुडिशरी क्या है? अब जुडिशरी इज अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी का ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये किसी पर भी बेस्ड नहीं है। आप अगर कुछ करके दोगे तो करेंगे। ये क्या करती है? जुडिशरी का, जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जुडिशरी मतलब आप समझते हो ना, जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस प्रोवाइड करना मतलब ये देखेगी कि ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। It is a system of courts which settles dispute and ensures that the laws made by the legislature as being obeyed. तो ये क्या काम करेगी? ये देखेगी कि जैसा भी लॉ बनाया गया है लेजिस्लेशन में, तो जो जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया है तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। It also sees that the government runs according to the laws. और ये भी देखती है कि जो सरकार है हमारी वो भी कानून के हिसाब से ही चले। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं हम लोग। कहाँ पे है? लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली हमारा क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। और स्टेट में जो आपका उच्च न्यायालय होता है वो होता है हाई कोर्ट। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट जनरली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। हर एक स्टेट का हाई कोर्ट है लगभग, और वो कैपिटल ऑफ द स्टेट में रहता है। लेकिन यूपी इस चीज़ का एग्जेम्पशन है। देखिए यूपी में क्या है? एक्सेप्शन है। यूपी में आपका इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, जबकि इलाहाबाद यहाँ का कैपिटल नहीं है। ठीक है, लखनऊ हमारे यूपी का कैपिटल है, लेकिन हाई कोर्ट है हमारे इलाहाबाद में। लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, ब्रांच है। ठीक है, चलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द लोअर कोर्ट्स विच आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईच स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के भी नीचे होते हैं, छोटे होते हैं। और हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में जिला में मिल सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? जिला न्यायालय भी कह सकते हैं, और या फिर उसको आम भाषा में कचहरी भी कहा जाता है। चलो, तो ये आपका वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लगभग 25 मिनट्स का हो गया। इसमें हम लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तक पढ़ लिया बच्चों। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।